नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बीकॉम पार्ट 1 के बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर के लिए आज जो चैप्टर मैंने तैयार किया है उसका नाम है मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड, कि कौन कौन सी तरह की मांग हो सकती है और उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मांग के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल्य मांग। मूल्य मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय में विभिन्न कल्पित या काल्पनिक मूल्य पर खरीदने को तैयार होता है, जिसे मूल्य मांग कहते हैं। मूल्य मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ होता है, अर्थात मांग और मूल्य में उल्टा संबंध होता है। यदि मूल्य बढ़ जाता है तो मांग कम हो जाती है और यदि मूल्य कम हो जाता है तो मांग बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई बार सेल लगती है और उसमें कई चीज़ें हमें सस्ती मिल रही होती है, रेट बहुत कम होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसकी ज़्यादा ख़रीदारी करने लगते हैं, तो मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसके बाद अगला मेन जो आती है मांग के प्रकार, वो है आय मांग। आय मांग क्या होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। आय मांग से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो अन्य बातें समान रहने पर, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अन्य बातें समान रहने पर, कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो ही आय मांग काम करती है। अन्य बातें समान रहने पर अगर उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार होता है तो वो आय मांग कहलाती है। जिस प्रकार मूल्य मांग और मात्राओं के संबंध को व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार आय मांग आय और मात्राओं के संबंध को व्यक्त करता है। जो वस्तुएं आर्थिक दृष्टि, इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो उत्कृष्ट वस्तुएं हो सकती है, एक निकृष्ट वस्तुएं हो सकती है। तो जो वस्तुएं आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ होती हैं, अर्थात जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ जाती है, जैसे विलासिता की वस्तुएं, उनका आय मांग वक्र बाएं से नीचे दाएं की ओर उठता हुआ होता है। और इसी तरीके से जो वस्तुएं आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर की होती हैं, अर्थात जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ घटती है, जैसे अनाज, दालें, डालडा, घी इत्यादि, उनका आय वक्र जो है, आय मांग वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो मांग आती है वो आड़ी और तिरछी मांग कहलाती है। अब आड़ी और मांग किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होती है जो संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाएंगी। ये क्या कहलाती है, आड़ी मांग कहलाती है। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मान लीजिए अगर प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं को पहले समझना होगा कि जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, तो और उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, तो चाय की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्यों में मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर देती है। इसलिए प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी मांग वक्र नीचे से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। इसके बाद आती है अगली जो है वो पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ साथ पूरक रूप से प्रयोग होता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। पेन या स्याही है, अब मान लीजिए पेन ले लिए तो साथ साथ आपको स्याही भी खरीदनी पड़ेगी। पेन की डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, इंक की कीमत भी, इंक की भी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कार है तो कार के साथ पेट्रोल की भी ज़रूरत होगी। तो दोनों पूरक वस्तुएं, कार की तब तक कोई वैलिडिटी नहीं है जब तक आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो कार के साथ साथ पेट्रोल की भी नीड होगी। तो ये पूरक वस्तुएं जो है मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर देती है। पूरक वस्तु की मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की तरफ गिरता हुआ सा होता है। तो ये भी जो है बहुत ध्यान देने की बात होती है कि मांग वक्र किस तरीके से काम करता है, और मांग वक्र को करते समय जो है कई बातें हमें ध्यान देनी होती है। और इसके अंतर्गत जो है कुछ मैंने अभी आपको बताया भी था कि जैसे प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं हो गई, पूरक वस्तुएं हो गई, और मांग के अंतर्गत भी संयुक्त मांग हो सकती है, व्युत्पन्न मांग हो सकती है, सामूहिक मांग हो सकती है। अब संयुक्त मांग कैसी मानी जाती है, जब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग हो जाती है तो संयुक्त मांग कहा जाता है।
उदाहरण के लिए बटर और ब्रेड की मांग एक साथ हो सकती है, क्रिकेट और बैट और बॉल की मांग एक साथ हो सकती है। इसी तरीके से व्युत्पन्न मांग भी हो सकती है। जब किसी वस्तु की मांग के कारण किसी अन्य वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न हो जाती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि श्रम की सहायता से अन्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से सामूहिक मांग भी हो सकती है कि एक से अधिक उपयोगों में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोयला और बिजली है, सामूहिक मांग के उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से और विभिन्न कामों के लिए हो सकता है। तो इसलिए जो है इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कौन सी वस्तु की सामूहिक मांग कितनी है। अगर सामूहिक मांग ज़्यादा होगी तो नेचुरली रेट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अन्यथा जो है उनके मूल्य कम हो सकते हैं। इसी तरीके से जो है मांग के प्रकार को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसा उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादन की वस्तुओं की मांग कैसी होगी। उपभोक्ता वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। ऐसी वस्तुएं हो सकती है रोटी, दूध, कपड़ा, फर्नीचर आदि। और पूंजी उत्पादन वस्तुएं वे वस्तुएं हो सकती है अन्य वस्तुओं के उत्पादन में मदद पहुंचाती है और जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। जैसे हो गया मशीन, प्लांट, कृषिगत और औद्योगिक कच्चे पदार्थ आदि। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग प्रत्येक या स्वायत्त मांग कहलाती है। उत्पादन वस्तुओं की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि इन वस्तुओं का अंतिम उपभोग के लिए ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी मांग की जाती है। जे डीन जो है बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था के उत्पादन वस्तुओं की मांग के संदर्भ में निम्न बातें जो है बताई हैं, और वो बातें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के नज़रिए से भी, एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से भी। पहली है उसमें कि उत्पादक वस्तुओं के क्रेता व्यवसायी होते हैं और वे प्राय कुशल होते हैं, अतः बिक्री बढ़ाने की क्रियाओं को उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से उपभोक्ता वस्तुओं के क्रेताओं का उद्देश्य पूर्णतः आर्थिक होता है। वे पूंजीगत वस्तुओं को लाभ के लिए जो है खरीदते हैं। इसी तरीके से उनकी मांग के व्युत्पन्न होने के कारण इसमें निरंतर और तीव्र उतार चढ़ाव होते हैं। कोई वस्तु उपभोक्ता वस्तु है या उत्पादन वस्तु या उसके उपयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जब फर्नीचर का उपयोग घर में किया जाता है तो वह उपभोक्ता वस्तु हो गई। अब वही फर्नीचर जब व्यावसायिक गृह के लिए उपयोग में लिया जाता है तो वह उत्पादन वस्तु हो गई। फिर भी यह विभेद उपयुक्त मांग विश्लेषण के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इसी तरीके से नाशवान और टिकाऊ वस्तुओं की भी मांग अलग अलग हो सकती है। उपभोक्ता और उत्पादन वस्तुओं को नाशवान और टिकाऊ वस्तुओं में भी वर्गीकृत आगे किया गया है। अर्थशास्त्र में नाशवान वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग केवल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, जबकि टिकाऊ वस्तुएं वे होती हैं जो एक समय अवधि के बाद एक से अधिक या दोबारा उपयोग में ली जा सकती है। अर्थात नाशवान वस्तुएं अपने आप उपभोग में की जाती है, जबकि टिकाऊ वस्तुओं की सिर्फ सेवाएं उपभोग की जाती है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं, भोज्य पदार्थ, कच्चे माल आदि आते हैं, और दूसरी तरफ टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत मकान, मशीन, फर्नीचर आदि आते हैं। इस विभेद का इसलिए भी और ज़्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि मांग विश्लेषण में टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुओं की अपेक्षा अधिक जटिल समस्याएं पैदा करती है। गैर टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री प्राय वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए की जाती है, जो वर्तमान दशाओं पर निर्भर करती है। दूसरी ओर टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री वर्तमान वस्तुओं के भंडार में वृद्धि करती है, जिनकी सेवाएं एक समय अवधि उपरांत उपभोग की जाती है। नाशवान वस्तुओं की मांग अधिक लोचशील होती है, जबकि नाशवान वस्तुओं की मांग अल्पकाल में कम लोचशील होती है और दीर्घकाल में उनकी मांग अधिक लोचशील होने की प्रवृत्ति होती है। जेडी ने यह भी कहा है कि टिकाऊ वस्तुओं की मांग व्यावसायिक दशकों के सापेक्ष में आर्थिक अस्थिर होती है। स्थगनता, स्थानापन्नता, भंडारण, विस्तारण परस्पर संबंधित समझते हैं जो टिकाऊ वस्तुओं की मांग निर्धारित करने में शामिल रहती है। इसी तरीके से व्युत्पन्न और स्वायत्त मांग को भी हमने पढ़ा कि किसी वस्तु की मांग जो है कुल वस्तु की खरीद से जुड़ी होती है, तो कुछ की जो है व्युत्पन्न मांग से जुड़ी होती है, और कुछ मांग जो है अन्य वस्तुओं से जुड़ी हुई नहीं होती है तो स्वायत्त हो सकती है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग जनरल स्वायत्त मांग होती है। इसी तरीके से फर्म या कंपनी की मांग या उद्योग की मांग हो सकती है। फर्म मांग किसी विशेष फर्म या किसी विशेष वस्तु की मांग से होती है। दूसरी ओर उद्योग मांग किसी विशेष उद्योग की वस्तु की कुल मांग हो सकती है। अल्पकालीन मांग और दीर्घकालीन मांग हो सकती है। नाशवान वस्तुओं जैसे सब्जी, फल, दूध आदि की कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन शीघ्रता से होता है। ऐसी वस्तुओं के लिए एक अकेला ऋणात्मक ढलान वाला सामान्य मांग वक्र होता है। टिकाऊ वस्तुओं जैसे उपकरण, मशीनें, कपड़े,
तथा अन्य ऐसी वस्तु जो कि कीमतों में परिवर्तन का मांगी गई मात्रा पर अंतिम प्रभाव नहीं होगा। जब तक वस्तु का वर्तमान स्टॉक समायोजित नहीं होता तो लंबी अवधि के लिए उसे ले सकता है। एक अल्पकालीन मांग वक्र कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को दर्शाता है। इसी प्रकार जो है जॉन डील ने यह भी कहा है कि अल्पकालीन मांग से अभिप्राय चालू मांग से होता है, जिसमें कीमत में परिवर्तन, आय में उतार चढ़ाव आदि की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, जबकि दीर्घकाल मांग अनंततः कीमत निर्धारण में परिवर्तनों, संवर्धन और वस्तु सुधार के परिणाम स्वरूप जो है होती है। और इसके अंतर्गत बाजार को नए अवसर के मुताबिक जो है समायोजित करने का भी पर्याप्त अवसर मिलता है। इसी तरीके संयुक्त मांग और सम्मिश्रित मांग भी होती है कि एक साथ जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक ही समय में आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए मांगी जा सकती हैं तो उनकी एक साथ मांग हो सकती है, तो वो जो है पूरक वस्तुएं इस तरह से हो सकती हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो स्पर्धी मांग भी हो सकती है। प्रतियोगी मांग भी कहते हैं किसी एक वस्तु के लिए उपयोगकर्ता द्वारा मांग में परिवर्तन से दूसरे उपभोगकर्ताओं के इसकी पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा, इससे इसकी कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी जो है कई बार देखा जाता है और कई बार उसके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। जैसे मान लीजिए चमड़ा हो गया, इस्पात हो गया, कोयला, कागज़ आदि वस्तुएं और इनका भूमि, श्रम, पूंजी आदि उत्पादन के साधनों की विशिष्टता होती है। उदाहरण के तौर पर रेल, फैक्ट्री, घरेलू उपयोग आदि के लिए भी कोयले की मांग रहती है। सम्मिश्रण मांग एक वस्तु के विभिन्न उपयोगों में स्पर्धा से रहती है, जब उस वस्तु के प्रत्येक उपयोग उसके लिए अन्य प्रयोगों की स्पर्धा करता है, इसलिए इसे स्पर्धी या प्रतियोगी मांग भी कहा जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में जो है प्रतियोगी मांग और इसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये इसकी कुछ मांग के प्रकार थे जिसको हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। धन्यवाद, थैंक यू।